अफेयर्स के लिए खास तौर से मैं तो घटनासार फॉलो करता था, घटनासार की जो बुक आती है लास्ट में, और उसके अलावा विजन की मैगजीन पढ़ता था, तो वो मेंस के लिए थोड़ा ज़्यादा विजन की मैगजीन जो होती है कारगर होती है। लेकिन प्रीलिम्स के लिए घटनासार और यूट्यूब पे एक दो चैनल थोड़ा सा वहाँ से देख लेते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट फैक्ट्री। गाइस, हमारे साथ में दिनेश भाई हैं जिनका नाम तहसीलदार में सिलेक्शन हुआ है। तो सर आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड, आपने कहाँ से तैयारी की, आपने कैसे सोचा, पूरा आप अपने पहले मतलब जो आपका बैकग्राउंड रहा है वो सबसे पहले आप बताइए। तो मेरा नाम रत्नेश है और मेरा यूपी से 2022 में नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ है, तीसरी रैंक आई है थी। और मेरा गृह जो जिला है वो संत कबीर नगर है। संत कबीर नगर के नुक्ता ग्राम पे का रहने वाला हूँ, और वो जबकि वहाँ की तहसील जो है धनघटा में पड़ता है। और मेरी मतलब पूरी एजुकेशन जो है, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मेरे गाँव से हुई है। और उसके बाद फिर मैंने DU मिला में एडमिशन लिया था। उसके बाद मैं दिल्ली आया और फिर लेकिन उसको मैंने छोड़ के एक सेमेस्टर के बाद मैं तैयारी शुरू की, और ये 5वें प्रयास में मैं चौथी बार इंटरव्यू दिया था UPBCS में, और मेरा इस बार सेलेक्शन हुआ था। ओके, ये जैसे अभी 14 मई को पेपर है, तो आपने मतलब कौन कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो किया, आपके सोर्सेज क्या रहे हैं, आपके करंट अफेयर, आपकी मैगजीन, मतलब आप अपनी पूरी चीज़ें बताइए। जैसे होता है ना कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हैं, पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं, आप हिंदी मीडियम से सिलेक्टेड हैं, तो एक होता है मिथ होता है कि नहीं हिंदी मीडियम का नहीं होता है, इंग्लिश मीडियम का होता है, तो आप उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो आपने ऐसा क्या किया कि लोगों को प्रेरणा दी जाए 14 मई को आगे पेपर होगा? जैसे प्रीलिम्स की जगह हम बात करें तो प्रीलिम्स में यूपी का प्रीलिम्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा फैक्चुअल नेचर में ज़्यादा होता है। तो देखो, बेसिक जो चीज़ें थी जो सब लोग पढ़ते वो हम लोग भी पढ़ते थे। लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, और पॉलिटी के लिए हो गई, इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा जैसे मृणाल सर की नोट्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें तो हम लोग पढ़ते हैं। साथ में कुछ स्ट्रेटजी जो होती है इस प्रीलिम्स के लिए, वो जो थोड़ी सी स्पेशल होनी चाहिए। मतलब जैसे कि कुछ UPPCC प्रीलिम्स में कुछ खास सेक्शन होते हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे साइंस टेक हो गया, 20 से 25 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। फिर ज्योग्राफी होती है, ज्योग्राफी की कुछ बेसिक्स कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं 2-4। उसके अलावा ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं यूपी के, वो वर्ल्ड मैपिंग और इंडियन मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन उसके आसपास आ जाते हैं। इसके बाद पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं जो कि ईजी होते हैं और उसको लगभग सब लोग आसानी से कर सकते हैं, तो वो 20-25 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो लगभग 60 से 70 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। उसके अलावा 30 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं UPPCS में, जिनको मतलब उसमें बहुत हाइल्ड होता है। मतलब आप थोड़ी सी मेहनत करके बहुत अच्छा उसमें आउटपुट निकाल सकते हैं। तो ये अगर इन 3 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स को जोड़ेंगे तो आप लगभग 100 से 110 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में हो जाते हैं। वहाँ से आप इजीली लगभग 70-80 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद जो 40 क्वेश्चन बचते हैं उसमें हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री के साथ क्या है कि आप हिस्ट्री बहुत ज़्यादा भी पढ़ लेंगे तो हिस्ट्री में आप बहुत आउटपुट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यूपी में ऐसा होता है कि क्वेश्चन इतने टफ आते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहता था हिस्ट्री को लेके कि मैं जो बेसिक मटेरियल है उसको फॉलो करूं, वहाँ से जो आसान क्वेश्चन आते हैं वो मेरे गलत ना होने पाए। टफ क्वेश्चन को लेके मैं उतना टेंशन नहीं रहता था कि टफ क्वेश्चन मेरे गलत भी हो जाए या फिर मैं उनको छोड़ के आ जाता था। तो हिस्ट्री के साथ ही हो जाता था। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से करता था, तो अगर 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरा प्रयास ही रहता था कि कम से कम 20+ क्वेश्चन उसमें सही हो जाएंगे। साइंस टेक के लिए जो बेसिक मटेरियल, जो लोग कोचिंग का मटेरियल, कोई नोट्स या बेसिक जो NCERT है उसको पढ़ लीजिए। साथ में घटना चक्र जो है UPPCS के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो साइंस की खासतौर से घटना चक्र वो उसको कर लीजिए अच्छे से। तो अगर जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 17, 18, 19 भी सही हो गए तो काम हो जाएगा। उसके अलावा ज्योग्राफी की मैपिंग होती है, तो मैपिंग अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्चुअल आपको तो पढ़ना ही है। कहीं से भी जो भी मटेरियल किताबें हैं, बेसिक जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी आप फॉलो करते हैं, कोई भी जहाँ से कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। उसके अलावा मैपिंग के लिए आप घटना चक्र कर लीजिए, और यूट्यूब पे तमाम वीडियो पड़े हैं जहाँ पे आप मैपिंग को अच्छे से कर सकते हैं। तो और करंट अफेयर्स के लिए खास तौर से मैं तो घटनासार फॉलो करता था, घटनासार की जो बुक आती है लास्ट में। और उसके अलावा विजन की मैगजीन पढ़ता था, तो वो मेंस के लिए थोड़ा ज़्यादा विजन की मैगजीन जो होती है कारगर होती है। लेकिन प्रीलिम्स के लिए घटनासार और यूट्यूब पे एक दो चैनल थोड़ा सा वहाँ से देख लेते थे। ओके भैया, ये तो हो गया, आपने पूरी मतलब स्ट्रेटजी बता दी, यहाँ से पढ़ना है, ये करना, वो करना है। आप एक होता ना कि आपने करंट अफेयर का बताया, तो कोई मैगजीन तो आपने बता दिया, न्यूज़पेपर कि द हिंदू पढ़ना है या दैनिक जागरण पढ़ना है, राष्ट्रीय संस्करण, आपने क्या पढ़ा? क्या जरूरी है न्यूज़पेपर पढ़ना? नहीं, देखिए न्यूज़पेपर कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं है। अब तमाम डेली करंट अफेयर्स की डेली वो उन न्यूज़पेपर का कंपाइलेशन या फिर उनसे संबंधित जो मेन न्यूज होते हैं उनको लेके, जैसे दृष्टि हो गया, इनसाइट्स IAS हो गया, इन सब लोग डेली डाल दें, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़े। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए सही रहता है। ओके, ये तो हो गया।
उसके बाद आपने तो मतलब लगभग स्ट्रेटजी सारी बता दी। एक होता है आंसर राइटिंग, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई, प्रीलिम्स आपका एक समझ लीजिए क्वालिफाइंग नंबर है, लेकिन मेन होता है आंसर राइटिंग। आपने आंसर राइटिंग को किस तरीके से अपने कॉपी पे आपने पिरोया कि वो आपकी खूबसूरती झलकी और आपको इंटरव्यू तक बुलाया गया? क्या रीजन था उसके पीछे? आंसर राइटिंग वैसे तो मतलब मैंने जितना मेंस दिया, 4 मेंस दिया, चारों मेंस में मेरा क्वालिफाई किया था, इंटरव्यू दिया था। तो आंसर राइटिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्पीड। अभी खासतौर से जैसे यूपीएससी भी हो गया या यूपीपीसी हो गया, पैटर्न दोनों का सेम हो गया, मतलब 20 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में लिखने हैं जीएस में। तो वहाँ पे स्पीड बहुत बड़ा मैटर होगा कि लोगों के साथ समस्या ये आती है कि वो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करके नहीं आ पाते हैं, 20 के 20 क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको तो पहली बात तो क्वालिटी और क्वांटिटी में अगर आप चूज करना हो तो भी पहले प्रयास ये होना चाहिए कि आपके 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, कोई एक क्वेश्चन नहीं छूटे। मेरा आज तक कभी एक क्वेश्चन भी नहीं छूटा था किसी एग्जाम में, नहीं आता था फिर भी लिखते थे किसी कुछ ना कुछ। तो जब क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने चाहिए, ये मस्ट रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा साथ में आप थोड़ा अगर जो आपके पहले से नोट्स प्रिपेयर है, शॉर्ट नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। अगर आपके शॉर्ट नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हैं तो आपका मटेरियल अच्छे से तैयार है, तो मटेरियल अच्छे से तैयार रहेगा तो आप एग्जाम में उसको आउटपुट बदल सकते हैं। आपको उसके एग्जाम में आप दिखा सकते हैं कि मैंने मतलब मेरा अच्छे से तैयार था। तो उसके लिए जैसे शॉर्ट नोट्स जब आप बनाते हैं तो उसमें प्रयास करिए कि थोड़ा फ्लो चार्ट डायग्राम के हिसाब से बनाइए, क्योंकि थोड़ा काफ़ी प्रेजेंटेबल होती है, अच्छी लगती है उसमें देख के। तो मैं ज़्यादातर पॉइंट वाइज लिखता था, पॉइंट फॉर्म में मतलब इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। पॉइंट फॉर्म के बाद बीच बीच में जहाँ कुछ फ्लो चार्ट डायग्राम होता था उसको यूज करता था। और यूपी में खास तौर से ये भी कहा जाता है कि आप पूरा पन्ना भर के आइए। पूरा ऐसे 10 नंबर वाला जो एक छोटा क्वेश्चन होता है उसके लिए 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, 125 शब्द की, और उसमें कितने लगभग 125 शब्द लिखना रहता है, लेकिन 2 पेजेस के लिए दिए रहते हैं। प्रयास करिए कि दोनों पेज भर के आइए। और जो बड़ा वाला क्वेश्चन है जो लगभग 12 नंबर का होता है, उसके लिए आप प्रयास करिए कि जो 3 पेज बचे हैं आपके, तीनों पेज भर के। तो मतलब मैं प्रयास करता था कि पूरा लिख के आऊँ अच्छे से। तो उसको भरने का तरीका यही होता है कि आप थोड़ा सा फ्लो चार्ट डायग्राम यूज करेंगे, थोड़ा डायमेंशन खोलिए क्वेश्चन का, तो आप इजीली उसको पूरा कर सकते हैं। ये तो हो गया आपके मतलब आंसर राइटिंग की बात। जैसे कि ना आप दिल्ली से रहकर तैयारी की, तो आज इंटरनेट की दुनिया है, तो क्या जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं क्या वहाँ से तैयारी कर सकते हैं? इसके लिए आप मैसेज क्या देना चाहेंगे बच्चों के? बहुत से होता है ना कि आप बहुत लोगों ने भी निकाला, भी गाँव से भी निकाला, तो क्या दिल्ली आना ही जरूरी है, मुखर्जी नगर ही आना जरूरी है, या फिर गाँव से भी किया जा सकता है, या सोर्सेज अवेलेबल हैं? देखिए अभी कोविड के बाद से काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। खासतौर से जब से डेटा इतना इजीली अवेलेबल हो गया, तो लोगों के लिए अब यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन सब जितनी कोचिंग है सब ऑनलाइन आ चुकी है। तो आप आराम से गाँव से, तो समस्या यहाँ पे यही है कि जैसे आप जब दिल्ली में आते हो, तो दिल्ली में आते हो आपको एक माहौल मिलता है, एक क्षेत्र मिलता है जहाँ पे लड़के केवल तैयारी करते हैं। वो आप अगर घर पे वो मेंटेन कर सकते हैं माहौल, आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं कि आप आस पड़ोस से बच सकते हैं, आपके दोस्त यार हैं उनसे थोड़ा सा कट सकते हैं। तो आप अगर वहाँ रह के कर सकते हैं तो आराम से कर सकते हैं। लोग देखो अल्टीमेटली आपको तैयारी करनी, पढ़नी है, पढ़ाई करना है। आप अगर घर पे रह के पढ़ लें, क्योंकि दिल्ली आने के नुकसान भी है। मतलब यहाँ पे आकर आपको सब पूरी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आ जाती हैं, सब कुछ आपको खुद से मेंटेन करना होता है, आपका खर्चा भी यहाँ पे रहता है, ज़्यादा बढ़ता है। अब आप घर पे रह के तैयारी तो आपको रहने का वो सब चीज़ें, जो फैमिली का जो सपोर्ट मिलता है वो आपको मिल जाता है। दिल्ली में आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता। ये सब चीज़ें हैं, दोनों जगह के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो आप अगर जो इस समय अच्छी बात ये है कि आपको जितनी सुविधाएं हैं सब आपको आपके गांव में भी, मतलब अगर डेटा अवेलेबल है अब गांव में भी वो सब चीज़ें जो आप जो दिल्ली में पाते हैं आप वहाँ भी पा सकते हैं। आप कुरियर करके मटेरियल भी मंगवा सकते हैं, मटेरियल की भी समस्या नहीं है। तो ये सब चीज़ें, जैसे ये हो ना कि जैसे इंटरव्यू में कुछ बच्चे रह गए, फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया, आपने 4 इंटरव्यू दिया, तो क्या आपने मतलब उसमें क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन दी जाए तो वहाँ पे गलतियों से बचा जाए? क्या आपने क्या किया उन गलतियों से बचने के? इंटरव्यू में मतलब मुझे अच्छे नंबर भी मिले हैं, अच्छे नंबर भी मिलते रहे हैं। तो प्रयास ये होना चाहिए कि आप थोड़ा सा अपने आप कॉन्फिडेंस, क्योंकि इंटरव्यू में आपने मेंस निकाला है तो यानी कि आपके पास नॉलेज है, नॉलेज को लेके समस्या नहीं है। बस ये कि आप अपने जो नॉलेज होती है ना, हड़बड़ी, कई बार कुछ लोगों में क्या समस्या होती है कि वो हड़बड़ी में बोलते हैं, ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं क्वेश्चन, या फिर सामने वाला जो मेंबर है, बोर्ड मेंबर है, वो ग्रिल कर रहे हैं तो थोड़ा सा डर जाते हैं। ये सब इन सब चीज़ों से बचना है कि मतलब एक क्वेश्चन आपने गलत बताया या फिर आप नहीं मैनेज कर पाए तो प्रयास करिए उसको छोड़िए, तुरंत आगे वाले क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए। तो ये है कि कॉन्फिडेंस आपका मेंटेन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरव्यू भी है। अगर जो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो आप आसान क्वेश्चन होता है उसको भी सही जवाब नहीं दे पाते या फिर सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं। ये तो गया इंटरव्यू। लगभग हमारे आपने सारी चीज़ें बता दी। एक होता है ना बेसिक के लिए एनसीईआरटी, क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है या फिर वैल्यू रिलेटेड मटेरियल पढ़ के ही सिलेबस को पूरा किया जाए? आप उसके लिए थोड़ा सा बताइए। देखिए एनसीईआरटी देखिए बेस बनाने के लिए से आप कुछ नहीं पढ़ा, तो आप बेस पहले समझने के लिए शुरुआत में बेसिक एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं।
और ऐसा नहीं है कि पूरी एनसीईआरटी सब है, एक 6 से लेके 12th की सब एनसीईआरटी पढ़नी, कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी होती है जिनको पढ़ना जरूरी होती है, और उसके अलावा जो है आप उसको जनरल रीडिंग टाइप का एक जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़ सकते हैं। उसके अलावा देखिए जब मेंस की बात आती है तो मेंस में आपको, मैं तो बेसिकली जो विजन के वैल्यूएशन मटेरियल थे उसको फॉलो करता था, तो वहाँ मेंस के लिए मुझे, उसके अलावा साथ मेंस की मैगजीन जो आती थी करंट अफेयर्स की वो फॉलो करता, तो मेंस के लिए यहाँ से हो जाता था। तो आप जरूरी नहीं केवल एनसीईआरटी से आपका नहीं निकलेगा, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा जो मटेरियल्स हैं उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। ओके, हाँ, ओके, थैंक यू सर हमारे चैनल पे आगे आने के लिए। तो मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, शीशा ही टूट जाए पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। थैंक यू सर। और लास्ट मैसेज क्या होगा जो 14 मई का पेपर है, जैसे होता ना कि आप अंदर बैठते हैं तो आपका मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन 100-150 नंबर का पेपर है, तो पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, तीसरे लगातार 10 तक आपके गलत हो गए, आपको लगता है गलत हो गए, तो आप एक पैनिक हो जाता है कि यार हो लगता है मेरा नहीं हो पाएगा। तो आप किस तरीके से वहाँ पे स्ट्रेस को मतलब बचाया जा सके और आगे प्रिपरेशन को मतलब उसमें अपना जो है बेस्ट दिया जाए? मेरा मानना है कि जैसे आप तैयारी करते हैं साल भर 2 साल की तैयारी करके आते हैं, लेकिन वो जो 2 घंटे होते हैं ना एग्जाम में जब बैठते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। उस 2 घंटे को आप अगर जो पहले से ये मान के चलेंगे कि नहीं मेरा नहीं होगा या तैयारी नहीं है, ऐसे मॉक टेस्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं, इसका कोई मैटर नहीं, वो मैटर नहीं होता। वहाँ पे 2 घंटे जो होते हैं ना, वहाँ पे आपको अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ मेंटेन करना, जितना आपका नॉलेज है उसको यूज करना। एक अब आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन शुरुआत के 10 क्वेश्चन गलत हो गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि 10 क्वेश्चन गलत हो। प्रयास ये कि अंतिम 150 क्वेश्चन तक आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एलिमिनेशन टेक्निक और जो भी टेक्निक है उसको यूज किया करके प्रयास ये रहे कि मतलब हर क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, अटेम्प्ट करिए, थोड़ी स्पीड मेंटेन करिए, ताकि मतलब ये डर नहीं होना चाहिए कि नहीं निकलेगा। ये पहले से अगर मान के चलेंगे कि नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप प्रयास करिए कि जो भी मटेरियल है आप पढ़ के गए उस पर कॉन्फिडेंस चाहिए, उसको विश्वास रखिए कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करिए बस। और लास्ट मैसेज क्या होगा मतलब हमारी यूपीएससी एस्पिरेंट, क्योंकि मैं जो हमारा चैनल है स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट पे ही फोकस करता है, तो आपका लास्ट मैसेज क्या होगा, किस तरीके से जाया जाए? मेरा लास्ट मैसेज ये होगा कि जैसे कि आप, एक बार होता ना कि आप मेहनत करते हैं आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आप, मेरा कहना ये है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे, ये गारंटी नहीं है, लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे तो असफल होंगे, इसकी गारंटी है बस। ओके, थैंक यू।